अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में आज तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू की। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ है कि दहशतगर्दी पर सियासत ना हो। यह हकीकत के बरक्स है कि सूबाई हुकूमत ताउन नहीं कर रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा हमारे खिलाफ ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से यह कहना कि वो दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं बहुत ही अफसोसनाक है। इमरान खान हरगिज़ दहशतगर्दी के हमदर्द नहीं हैं। हम कहते हैं कि हमारे साथ बैठो और लाए अमल तैयार करो। इसके अलावा असद कैसर ने कहा कि वफाकी हुकूमत सूबाई असम्बली को एतमाद में ले, क्योंकि सूबाई असम्बली में तमाम जमातों की नुमाइंदगी है और पाकिस्तान की अवाम और इदारों के दरमियान जो तकसीम पैदा की जा रही है, हम उसका हर सूरत मुकाबला करेंगे। हमेशा से हमारा मौक़िफ़ रहा है कि दहशतगर्दी की सियासत ना हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इसकी पार्टी हुकूमत के PK में ताउन नहीं कर रही, ये नामुनासिब और हकीकत के बरक्स बात है। ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से इल्ज़ाम तराशियों का सहारा न लिया जाए, बल्कि मुताल्लिका फोरम में अपनी बात करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PK की हुकूमत ने हमेशा से सफ़े अव्वल में खड़े होकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, हम पे इल्जाम लगाना और हमें निशाना बनाना, ये रिफ्ट वाइडर और वाइडर होता जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे खिलाफ भी आइंदा कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से या इमरान खान साहब के हवाले से ये कहना कि ये दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं बहुत ही अफसोसनाक बात है। हम हरगिज़ इमरान खान हरगिज़ दहशतगर्दी का कोई हमदर्द नहीं है। कोई बेवकूफ़ होगा, कोई संगदिल होगा जो दहशतगर्दी का हमदर्द हो। हम ये कहते हैं आओ हमारे साथ बैठो और बैठकर एक लाया अमल तैयार करो। इसलिए हम कहते हैं कि ये मिलिट्री ऑपरेशन जो आप कर रहे हैं ये हमें नहीं मंजूर, क्योंकि इसमें मासूमीन की शहादत हो रही है, इसमें हज़ारों की तादाद में लोग बेघर हो रहे हैं। हमें समझाइए कि ये क्या लाया अमल है, हमारे साथ बैठिए और हमसे सीखिए। तमाम पॉलिसी में वफाकी हुकूमत सूबाई असम्बली को एतमाद, सूबाई असम्बली में तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की नुमाइंदगी होती है ना। पाकिस्तान की अवाम और इदारों के दरमियान जो तकसीम पैदा की जा रही है, जो नफरतें पैदा की जा रही है, हम उसकी हर सूरत में उसका मुकाबला करेंगे। किसी सूरत में हम नहीं चाहते कि हमारे इदारे मुतनाज़ हो। हमारे साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब आज जवाब आया है और वो कह रहे हैं तहरीक इंसाफ पर इस तरीके से इल्ज़ामात ना लगाए जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की जाए। जो मीटिंग होती है, जो मुतल्लिका फोरम्स हैं, उसमें कभी नहीं कहा गया कि तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत ताउन नहीं करती, कभी इस बात का इशारा नहीं दिया गया और इस तरीके से इल्ज़ाम तराशी नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ बैठे और साथ बैठ कर बात करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो पब्लिक स्टैंड लिया हुआ है KP की हुकूमत ने और जो पब्लिक स्टैंड जनरली PTI ने लिया हुआ है, वो किसी सूरत भी आप किसी तरह जिस तरह मर्जी उसको इंटरप्रेट कर लें, इस बात की शहादत नहीं देता या इस बात का कोई इंदिया नहीं देता कि वो हुकूमत के साथ दहशतगर्दी के जंग में हुकूमत के साथ खड़े हैं या फौज के साथ खड़े हैं। चले हुकूमत तो सियासी है लेकिन फौज के साथ खड़े। और उसकी सबसे बड़ी गवाही ये है कि मैंने आज तक किसी PTI के लीडर को, किसी शहीद के, चले किसी और सूबे का लीडर शहीद हो तो हो सकता है वो दूर जाना पड़ेगा। KP के अंदर जो शहादतें हो रही हैं, कभी उनके घर जो है ताज़ियत के साथ लिए नहीं गए, ना उनके साथ उनके जनाजे कभी इन्होंने पढ़े हैं, कोई उनके साथ शनाख्त अपनी या आइडेंटिफिकेशन अपनी जो है इन्होंने कभी जाहिर नहीं की उन लोगों के साथ जो मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। कभी कोई बयान नहीं आया, कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई। अगर ये कहते हैं कि हमारे साथ बैठें, हमसे बात करें, तो वो भी जो उसके ऊपर भी जो है किया जा सकता है गौर, लेकिन उसके लिए जो शर्त ये है कि कम से कम ये तो अपना एटीट्यूड तो चेंज करें, एक ज़ाहिरन एक एविडेंस तो दें कि भाई ये लोग जो हैं ये जो हमारी शहीद हो रहे हैं उनकी इज्जत आबरू करते हैं, उनकी जो कुर्बानियां हैं उनको वैल्यू करते हैं, उनको उनकी कुर्बानियों के लिए एहसानमंद हैं उन लोगों के जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, जिन्हों के घर लुट गए हैं, जिन लोगों ने जिनके मासूम बच्चे जो है कुर्बान हुए हैं, चाहे वो FC के हैं, चाहे फौज के हैं या किसी या सिविलियन है, किसी के साथ कभी भी
इन्होंने कोई मुझे एक मगर ख्वाजा साहब, अब वो ये कह रहे हैं कि हमारा एक मौक़िफ़ है कि जो जंग है दहशतगर्दी के खिलाफ, इसमें भी मासूम लोग मारे जाते हैं, एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए, और वो ज़ाहिर कहते हैं कि जो जरगा है वहाँ पर या फिर जो लोगों का मौक़िफ़ है वो भी यही है, इसलिए हमें एतमाद में लेकर हमारे साथ बैठ कर पॉलिसी बनाएं। वो पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं है इस जंग में। देखिए, मासूम लोग कौन से मासूम लोग मारे जाते हैं? मैं देखें, अब नौबत यहाँ पे आ गई हुई है। मैं ये बात बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट की है कि शहीदों की जो मैयतों की जो है वो बेहुरमती की जा रही है। हिंदुस्तान में हमारी कारगिल की जंग में हिंदुस्तान में हमारे शहीद हुए थे, बड़े मशहूर निशाने हैदर उनको मिला हुआ है, जिनका मुजस्मा जो है इन्होंने 9 मई को मिसमार किया था। उस हीरो की जब लाश वापस आई थी, मैयत वापस आई थी, तो पूरे फौजी एजाज के साथ हिंदुस्तान ने वो वापस की थी। ये क्या कर रहे हैं हमारे शहीदों की मैयतों के साथ जो है तालिबान है, जिनके ये एडवोकेट बने हुए हैं, जिनके हमायती बने हुए हैं, जिनका कॉज जो है ये प्लीड कर रहे हैं। ये देखें, जो फैक्चुअल है बात और जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मगर फिर आगे बढ़ने के लिए एक सूबाई हुकूमत है जिसका ज़ाहिर ताउन दरकार है इस दहशतगर्दी से लड़ने के लिए, तो आगे बढ़ा कैसे जाए? वो खुद कह रहे हैं कि हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, बैठ लिया जाए, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की जाए। नहीं चले, मैंने तो अर्ज की है कि हम बैठने के भी बातचीत कर लेते हैं, बैठने में हमें कोई आर नहीं, लेकिन ये तो बताएं ये किस साइड पे हैं। They are either with us or with the terrorists. कल उसके प्रोग्राम में इनके वो जो स्पोक्स पर्सन है, उनको आधा घंटा लगा उनको दहशतगर्द कहते हुए, ये टीटीपी वालों को आधा घंटा लगा है। दे इतने हेजिटेंट हैं। मगर सलमान अकबर राजा साहब से जब सवाल हुआ तो उन्होंने तो कहा कि बिल्कुल दहशतगर्द है, इन कॉलिंग देम टेररिस्ट। क्या शक है इसमें कि टीटीपी टेररिस्ट नहीं है? इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी है कि इन लोगों को यहां पे लाके बसाया, उन्होंने बसाया, एक नहीं, दो नहीं, 5-6 हजार लाके यहां पे बसाए उन्होंने। ये बात मैं कोई अफवाह नहीं फैला रहा। मतलब इमरान खान साहब ने असेंबली में बुलाई, इमरान खान साहब ने बतौर वजीर, इमरान खान साहब ने इमरान खान साहब ने बतौर वजीर आजम भी ये बात मानी थी, और वो ज़ाहिर वो कहते थे कि जी ये जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई तो उन्होंने पाकिस्तानी तालिबान को कहा कि पाकिस्तान वापस जाओ, हम क्या करते, उन्हें बसाना था, उन पर बजट पैसे खर्च करने थे, और ये इसके अलावा कोई हल नहीं था। और मगर ज़ाहिर DGISPR से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल हुआ, इमरान खान साहब तो हैं डायलॉग के हामी, या वो इस बात का दिफा भी करते थे कि पाकिस्तान में तालिबान को लाकर वापस बसाना था, मगर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद भी तो बड़ी जिम्मा नहीं है ना। इदारा इसको ये तो नहीं कह सकता कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही जिम्मेदार है। जो फैज़ हमीद जाते थे काबुल में, वो कप लेके कहते थे कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, तो सब चीज़ ठीक तो नहीं हुई, सब चीज़ पाकिस्तान के लिए ख़राब होगी। मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ, मुझे इसके जो आप बात कर रहे हैं मुझे कथित तौर पर इससे इख्तिलाफ नहीं, मैं इत्तेफाक करता हूँ कि वो इमरान खान, अगर आप कहना चाहते हैं कि इमरान खान अकेला इनको यहाँ पे दहशतगर्दों को यहाँ पे बसाने में नहीं था और उसके साथ ये 2 अशखास थे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि ये तीनों जो है असेंबली के अंदर तीनों बैठे हुए थे जिन्होंने ब्रीफिंग दी है। तो मैं किस तरह कहूँ कि नहीं जी वो फलाना मासूम है और फलाना मासूम नहीं है? नहीं, तीनों थे, पूरी PTI बैठी हुई थी जब ब्रीफिंग दी जा रही थी। तो ये एक इज्तिमाई गलती हुई है, 3 अशखास ने मिलकर गलती की हुई है। और जिस रात जो है अभिनंदन हमने वापस किया था, जब वो कांपे टांग रही थी, जो बात हुई थी, तो उस वक्त भी सारी की सारी PTI बैठी हुई थी। ये देखें प्लीज, ये इतनी तो कम से कम जो है जुर्रत इनमें होनी चाहिए कि अगर गलतियां हुई हैं तो उनको तस्लीरें। मगर ख्वाजा साहब, अब नाउ गोइंग फॉरवर्ड, एक तरफ तो देखिए खैबर पख्तूनख्वा में ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ एक सेकंड देखिए, अल्लाह ताला का फरमान है कि आप गुनाह का इतराफ करो, उसकी माफी मांगो, मैं आपको बख्शूंगा, वो वादा करता है। ये मैं इतनी बड़ी बात मैंने कह दी है, लेकिन जो है इतराफ ही नहीं है एक बात का कि गलतियां हमसे हुई हैं। मेरा ख्याल है कि मनहसुल कौम जो है
और भी हुक्मरानों से गलतियां हुई होंगी, लेकिन इतनी फाश गलती किसी से भी नहीं हुई। तो ख्वाजा साहब, एक तरफ तो चले खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है, दूसरी तरफ दरमियान में ये खबरें सामने आई थी और ज़ाहिर मस्बत अंदाज में अफगान वज़ीर दाखिला का मस्बत स्टेटमेंट आया, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने उसको वेलकम किया, फिर उनके वज़ीर ख़ारजा की तरफ से मस्बत बयान आया और ऐसा खबरें आई कि सालिसों ने कहा है कि कम से कम पब्लिकली बयानात ना दिए जाएँ। फिर DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें अफगानिस्तान के हवाले से बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई। क्या हुआ है? क्या सालिस बीच में से हट गए हैं कि नहीं नई मामला तय पा रहे, तुर्की बीच में से हट गया है, सऊदी अरब जो बीच में आया था वो भी हट गया है, या मामला हैं कुछ ना कुछ सालिस बीच में हैं कि दोनों मुल्कों के मामला तय पाएं? मेरा ख्याल है कि आप का टाइमिंग जो है ना, आप थोड़ा सा मिक्सअप कर लें। जो बात उनके वजीरे दाखिला ने जो बयान दिया या हमारी तरफ से कोई बयान जो है इस किस्म का माइल्ड किस्म का आया, वो बात 4-5 महीने पुरानी है। जब से उनके वजीरे दाखिला या खारजा जो भी हैं हिंदुस्तान से होके आए, उसके बाद 4 राउंड जो हैं, नहीं ख्वाजा साहब, दिसंबर के आखिर की बात है ये कि बहुत ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब हुए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मगर उसके बाद ये अचानक हुआ कि वेलकमिंग स्टेटमेंट आया, फिर ये खबर आई दिसंबर के बिल्कुल आखिर में कि सालिस बीच में पड़े, जिसमें सऊदी अरब का नाम आया कि जी पब्लिकली बयानात ना दिए जाएँ और शायद मामला, उम्मीद कम है मगर शायद बेहतरी की तरफ जाएँ, मगर फिर अब लग रहा है कि क्या सालिस पीछे हट गए, क्या हुआ? देखिए, पहला राउंड जो हुआ था उसमें इन्होंने इतराफ़ किया था और मैं ये पहले आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि उन्होंने ये इतराफ़ किया जी कि ये दहशतगर्द हैं और हर चीज़ जो है हमारा जो मौक़िफ़ था उसको बिल्कुल इंडोर्स किया है इन्होंने, लेकिन वो कह रहे जी कि हम इसको इन राइटिंग नहीं दे सकते, यानी जो मुआहदा हुआ उसमें जो है उसमें हम इसको दर्ज नहीं कर सकते। हम उसके बाद हमने उनको कहा कि ये बगैर रिटन जो है एक एग्रीमेंट के इस इशू के ऊपर जिसका आप एतराफ़ कर रहे हैं, हम तस्लीम नहीं करेंगे, ये बात हवाई होगी और आप किसी वक्त भी डिसोन करेंगे ये हमने तो ऐसी बात ही नहीं की, इनको कहीं दिखाएं में जो है एग्रीमेंट दिखाएं। तो ये वहां पे ब्रेक डाउन हुआ। उसके बाद जो है 2 राउंड जो है इस्तांबुल में हुए, एक राउंड जो है सऊदी अरेबिया में, वो छोटा था लेकिन हमारे यहाँ से वो सऊदी जो हमारे भाई हैं उनके साथ राब्ता हुआ, लेकिन कोई फरीक जो है ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया या कतर या तुर्की जो तो दुनिया गारंटी उनकी दे सकती, गारंटी तो काबिल की हुकूमत दे सकती है, वो गारंटी देने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं ज़बानी कलामी हमारे ऊपर एतबार करें, हमारे देखें सबसे ज्यादा दहशतगर्दी की जो जंग है उसमें हमने नुकसान जो है, जानी नुकसान जो उठाया है वो पिछले साल उठाया। आपने भी फिगर देखी होगी, उस फिगर में वो इतनी शॉकिंग फिगर्स हैं, और जो हमारे शहीदों के साथ, शहीदों की मैयतों के साथ ये सलूक कर रहे हैं, उसके बाद मुझे समझ नहीं आती कि ये किस तरह ये इस तरह बयान दे सकते हैं। ये बैठ के 3-4 हजरात जो हैं, मैं इनका रिस्पेक्ट करता हूँ सबका, कि उनको सब पता है, ये दे नो ईच एंड एवरीथिंग। ये नहीं है कि इनको पीटीआई की लीडरशिप को पता नहीं कि क्या हो रहा है, इनको सब पता है। ये दे वांट टू ड्रैग अस इनटू समथिंग कि जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, और कोई यही गारंटी दे दें कि जी कोई वाकया ऐसा नहीं होगा, यही गारंटी दे दें, या हम आपके साथ मिलकर लड़ते हैं दहशतगर्दी जो है, हम इनके साथ बैठेंगे तो स्विच ऑफ हो जाएगा एकदम दहशतगर्दी का। यही कह दें कि जी हम आपके साथ मिलकर लड़ते हैं, लेट्स सिट डाउन और एक स्ट्रेटजी, कॉमन स्ट्रेटजी जो है इवॉल्व कर लेते हैं। तो बात की है इन्होंने किस किस्म की? नहीं कि बात की इस किस्म की। साहब, इसमें मुझे एक और खबर पर कमेंट कर दीजिएगा। रॉयटर्स में खबर आती है साद सईद और अरीबा शाहिद की कि पाकिस्तान जो $2 अरब है सऊदी अरब का पाकिस्तान के पास, वो जो है उसके बदले कन्वर्ट हो जाएगा, वो F-17 थंडर की डील होगी। टोटल $4 अरब की डील है, जिसमें इसके अलावा भी $2 अरब के अलावा कुछ जो है इक्विपमेंट वगैरह सऊदी अरब खरीदेगा। ये किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, ये बात दुरुस्त है कि हम जो अपना असला जो है, हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ रही है, बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो नेगोशिएट हो रहे हैं। हमें 2 ममालिक की तरफ से डिमांड्स भी आई हैं, एक नहीं मल्टीपल डिमांड्स आई हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं इनको डिटेल इनकी स्पेल आउट करूंगा तो इस वक्त जो है, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं हुए,
तो जरा थोड़ा सा प्री मैच्योर होगा। मगर क्या इतना ख्वाजा साहब आप कंफर्म कर सकते हैं कि सऊदी अरब है, फिर ज़ाहिर पिछले दिनों खबर आई कि लीबिया के साथ भी कोई $4 अरब का मुआहदा, फिर खबर आई कि इसी खबर में है कि बांग्लादेश का भी मुमकिन तौर पर जेफ थंडर 17 में इंटरेस्ट हो सकता है। ये सारी बातें दुरुस्त हैं? ये जिनके नाम आपने लिए इनके अलावा भी जो है 6-7 और ममालिक ने इंटरेस्ट शो किया हुआ है। हमारी जो डिफेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें जहाज भी हैं और चीज़ें भी हैं, उन सब की मार्केट जो है इस वक्त बड़ी रोबस्ट है। और ये मार्केटिंग लेवल के ऊपर जहां भी सौदे हो रहे हों वहां पे पब्लिक नहीं किए जा सकते इस नुक्ता नज़र से कि कोई ना कोई स्पैनर जो है या कोई ना कोई जो है आर्म ट्विस्टिंग वगैरह जो है वो सामने ना आए। ये कमर्शियल डील्स हैं, कमर्शियली रहें, दोस्त ममालिक के साथ हैं, दोस्ती में जो भी हम उनकी मदद कर सकते हैं या वो हमारी मदद कर सकते हैं। कहीं पे कोई लाइबिलिटी जो है उसके अगेंस्ट जो है एडजस्ट होगी, क्या होगा, ये सारी डिटेल्स अभी मैं समझता हूँ कि एक ब्लैक एंड वाइट में आ जाए तो बेहतर होगा। मेरा कमेंट करना जरा थोड़ा सा स्पेकुलेटिव हो। बहुत शुक्रिया वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा साहब, आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। एक तरफ सदर ट्रंप के हालिया बयानात के बाद भारत में वज़ीर आज़म मोदी पर तनकीद बढ़ रही है कि उन्होंने ट्रंप को खुश करने के लिए सस्ते रूसी तेल की खरीदारी में कमी कर दी है, तो दूसरी तरफ अचानक ये खदशा बढ़ गया है कि सदर ट्रंप भारत पर टैरिफ में मजीद और बहुत ज़्यादा इजाफा करने जा रहे हैं, क्योंकि मुमकिन तौर पर अगले हफ्ते सदर ट्रंप को अमरीकी कांग्रेस से मुख्तलिफ ममालिक पर 500% तक टैरिफ लगाने का इख्तियार मिल सकता है। ट्रंप के करीबी इत्तेहादी और रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम एक बिल तैयार कर रहे थे जिसका मकसद रूस और रूस के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर पाबंदी और दबाव में मजीद इजाफा करना है, जिनमें चीन, भारत और ब्राज़ील भी शामिल हो सकते हैं। और आज खुद सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने दावा कर दिया है कि सदर ट्रंप पर वोटिंग की हिमायत कर दी है और अगले हफ्ते बिल पर वोटिंग मुतवक्के है। लिंडसे ग्राहम की पोस्ट के मुताबिक आज सदर ट्रंप के साथ मुख्तलिफ मसाइल पर एक बहुत नतीजा खेज मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्होंने बायपार्टीजन रशिया सैंक्शंस बिल के हवाले से ग्रीन लाइट दे दी है। इस बिल पर मैं कई महीनों से बहुत से दीगर सेनेटर्स के साथ काम कर रहा हूँ। ये बिल पेश करने के लिए बेहतरीन वक्त होगा, क्योंकि यूक्रेन अमन के लिए रियायतें दे रहा है और पुतिन सिर्फ बातें कर रहे हैं और बेगुनाहों को कत्ल कर रहे हैं। सेनेटर लिंडसे ग्राहम की पोस्ट के मुताबिक ये बिल सदर ट्रंप को उन ममालिक को सजा देने की इजाज़त देगा जो सस्ता रूसी तेल खरीदते हैं और पुतिन की वॉर मशीन को ईंधन फराहम करते हैं। ये बिल सदर ट्रंप को चीन, भारत और ब्राज़ील जैसे ममालिक के खिलाफ ज़बरदस्त लेवरेज देगा ताकि उन पर सस्ते रूसी तेल की खरीदारी बंद कराने के लिए मजीद दबाव डाला जा सके। तवक्को है कि अगले हफ्ते के आगाज़ में ही इस बिल पर वोटिंग होगी और एक मजबूत बायपार्टीजन वोट मिलेगा। यानी लिंडसे ग्राहम तवक्को कर रहे हैं कि न सिर्फ रिपब्लिकन बल्कि डेमोक्रेट अरकान भी बिल के हक में वोट देंगे। ताहम इस पोस्ट में यह नहीं बताया गया कि सदर ट्रंप को कौन से इख्तियारात मिलने जा रहे हैं, मगर आलमी मीडिया के साथ साथ खुद भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि इस बिल में अमरीकी सदर को यह इख्तियार देने की तजवीज़ है कि वो भारत समेत रूस से तिजारत करने वाले ममालिक पर 500% तक टैरिफ बढ़ा सकते हैं। ट्रंप इंतजामिया भारत पर मजीद दबाव बढ़ाने के इरादे जाहिर कर रही है। हालांकि खुद सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया ये दावे भी करती रही है कि भारत ने रूसी तेल की खरीदारी में कमी कर दी है और खुद वज़ीर आज़म मोदी या उनके किसी आला ओहदेदार की तरफ से ना इन दावों की तरदीद की जा रही है और ना ही तस्दीक, बल्कि इस मामले पर मुकम्मल खामोशी है। यहाँ तक कि कल पेरिस में भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की पोलैंड के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। पोलैंड के नायब वज़ीर ख़ारजा ने जयशंकर के सामने कहा कि मैंने ज़ाती तौर पर भारत की जानिब से तेल की दरामदाद में कमी पर अपने इत्मीनान का इजहार किया, क्योंकि यही चीज़ पुतिन की वॉर मशीन को माली वसाइल फराहम करती है। मैंने भारत की तरफ से रूसी तेल की दरामद में कमी पर इत्मीनान का इजहार किया, क्योंकि ये पुतिन की वॉर मशीन को माली मदद फराहम कर रही है। भारतीय अपोजिशन और सहाफ़ियों के मुताबिक पोलैंड के नायब वज़ीर ख़ारजा के बाद जयशंकर ने मीडिया से बात की, मगर उन्होंने रूसी तेल की खरीदारी में कमी के पोलैंड के नायब वज़ीर ख़ारजा के दावे की तरदीद नहीं की। इसी वाक़े पर अपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए अपने बयान में कहा है कि मुझे इस बात पर इत्मीनान है कि भारत ने रूस से तेल की खरीदारी कम कर दी। पोलैंड के नायब वज़ीर ख़ारजा ने यह बात भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के सामने कही। ये बयान वाज़े करता है कि मोदी ने ट्रंप को खुश करने के लिए रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। अब भारत की खारजा पॉलिसी व्हाइट हाउस से डिक्टेट की जा रही है। शर्मनाक। कांग्रेस की जानिब से सोशल मीडिया वीडियोस के जरिए भी पोलैंड के नायब वज़ीर ख़ारजा के दावे की बुनियाद पर मोदी हुकूमत पर सवालात उठाए जा रहे हैं। खुद सदर ट्रंप ने भी हालिया 2 बयानात में वज़ीर आज़म मोदी के हवाले से इंतहाई गैर रिवायती ज़बान इस्तेमाल की थी। पहले भारत की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी में कमी किए जाने का दावा करते हुए ट्रंप ने कह दिया कि नरेंद्र मोदी जानते थे कि मैं खुश नहीं हूँ, इसलिए वो मुझे खुश करना चाहते थे और मुझे खुश करना अहम था। फिर उन्होंने
अपाची हेलीकॉप्टर्स की अमेरिका से भारत को फराहमी में ताखीर का हवाला देते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी मुझसे मिलने आए और कहा कि सर मे आई सी यू प्लीज़। दूसरी जानिब अगले महीने की 7 तारीख से भारत और श्रीलंका की मुश्तरका मेज़बानी में होने वाले वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की शिरकत का तनाज़ा हल नहीं हो रहा है। बांग्लादेशी हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड वाजे कर रहे हैं कि बांग्लादेशी क्रिकेट टीम भारत में अपने मैचेस नहीं खेलेगी, लिहाजा उनके मैचेस श्रीलंका मुंतकिल किए जाएं। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड की आईसीसी से कम्युनिकेशन भी जारी है और आज आईसीसी के एक और राब्ते की खबरें आ रही हैं। कल पूरा दिन यह खबर चलती रही कि आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से कह दिया है कि भारत में ही मैचेस खेलें या पॉइंट्स खो दें। फिर बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आईसीसी की जानिब से ऐसे किसी भी अल्टीमेटम की तरदीद कर दी गई। साथ ही हुकूमत और बोर्ड की मुशावरत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेशी मुशीर खेल और बोर्ड हुकाम ने बताया कि आईसीसी का खत मौसूल हो गया है। आईसीसी ने भारत में हालात का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगाया, हम उन्हें कायल करने की कोशिश करते रहेंगे। बांग्लादेशी क्रिकेटर्स की हिफाजत और मुल्क के वक़ार पर कोई समझौता। साथ ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आईसीसी को एक और ख़त लिखने का भी ऐलान किया गया और आज नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान ने इज़राइल से अपनी खबर में बताया है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को जवाबी मरासला लिख दिया है, जिसमें बांग्लादेशी बोर्ड ने आईसीसी की जानिब से उठाए गए तमाम सवालात का शवाहिद के साथ जवाब दिया है और क्रिकेट टीम के अलावा मीडिया पर्सन्स, फैंस और दीगर स्टेक होल्डर्स की सिक्योरिटी और वीज़ों का मामला भी उठाया है। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेशी बोर्ड ने मरासले के साथ हुकूमती मौक़िफ़ और बयानात को भी शवाहिद के साथ पेश किया है और टीम की सिक्योरिटी के हवाले से खदशात और हुकूमती पॉलिसी को भी दोहराया है। फरवरी से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप के हवाले से ये गैर मामूली तनाज़ा कैसे हल होगा और आईसीसी खुद भारत की मिसाल को सामने रखते हुए बांग्लादेश के मैचेस मुंतकिल करेगा या नहीं, ये सवाल हम अपने गेस्ट के सामने रखेंगे। मगर आपको क्रिकेट के हवाले से एक और अहम खबर बताएं कि पीएसएल में आज नीलामी के जरिए 2 नई टीमों यानी हैदराबाद और सियालकोट को शामिल कर लिया गया है, जिसके बाद पीएसएल खेलने वाली टीमों की तादाद 8 हो गई है। इस हवाले से आज इस्लामाबाद में बोली का इनेकाद किया गया। पीएसएल की 7वीं टीम 175 करोड़ रुपए में एफकेएस ग्रुप ने खरीद ली और नाम के लिए हैदराबाद शहर का इंतखाब किया। फिर पीएसएल की 8वीं टीम को 80 करोड़ रुपए में ओजी डेवलपर्स ने खरीद लिया और नाम के लिए सियालकोट शहर का इंतखाब किया गया। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ और साबिक टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बांग्लादेश के इशू पर आने से पहले आज पीएसएल की जो फ्रेंचाइज के हवाले से 2 नई फ्रेंचाइज, हैदराबाद 175 करोड़, सियालकोट 185 करोड़, इसके अलावा जो हमें नज़र आया है जो फ्रेंचाइज फीस, उसमें किस तरह देख रहे हैं आप राशिद लतीफ़ साहब पीएसएल के मुस्तकबिल के लिए? यार मेरी तवक्कुआत से काफ़ी ज़्यादा बिड हुई है और अच्छा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। मैं ये सोच रहा था 150 160 तक में जाएगा, लेकिन ये बाहर की जो कंपनी आए ओजी हैं और दूसरी जो अमेरिका ह्यूस्टन से आए सरवर साहब, और ये काफ़ी अरसे से दोनों लोग कोशिश कर रहे थे। मेरे ख्याल से प्लेयर्स का बड़ा फ़ायदा होगा, सिटीज़ का, स्पेशली हैदराबाद का, सिंध का, और फिर सियालकोट एक ऐसा रीजन है जिसने बड़े प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं पास में और 6 दफ़ा चैंपियन हुई है T20 की शोएब मलिक की क़यादत में। तो अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है पाकिस्तानी यंग प्लेयर का, और मेरे ख्याल से पीसीबी का बड़ा मार्का है ये जो 2 बिड हुई हैं और सक्सेसफुल बिड हुई हैं 185 और 175। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। शेख भाई, आप कैसे देख रहे हैं? ज़ाहिर इतना ज़्यादा अमाउंट आना, इसको किस तरीके से देख रहे हैं पीएसएल के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? मैं पीसीबी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। फैंटास्टिक, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो प्राइजेस हुए हैं। और ये जिस तरह राशिद ने कहा कि मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं तो 0 गिन रहा था कि करोड़ में होते कितने। मैंने कभी इतने करोड़ देखे नहीं थे कभी लिखे हुए भी। तो खैर दैट वाज फैंटास्टिक। बहुत बहुत मुबारक हो पीसीबी को, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त से काम कर दिया। और हैदराबाद का नाम है, मुझे इससे बड़ी खुशी है। सियालकोट का भी, सियालकोट जो सारा स्पोर्ट्स को कवर करता है, और जो हैदराबाद है वो थोड़ा सा निगलेक्टेड है। देखें ना, उधर जो क्रिकेट ग्राउंड है अभी तक बना नहीं है। मैं कह के थक गया हूँ। मुराद अली शाह साहब से 6 दफ़ा पर्सनली बोला है मैंने उनको मुलाकात में कि सर इसको बना दे, उसको छोड़ें कि सिंध में ग्राउंड बना दें। मेरी बड़ी मतलब ख्वाहिश है, ये मुझे कोई वोट नहीं मिलता सिंध से, मगर मैंने 10 दफ़ा सामने मुंह पे उनको कहा सर, रिक्वेस्ट किए हाथ जोड़ के कि सिंध में स्टेडियम बना दें, शायद अब कोई बन जाए। ये जो नए आए हैं जिन्होंने हैदराबाद लिया, वो कोई चीज़ ऐसी क्रिएट कर दें तो नथिंग लाइक इट। तो बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत ज़बरदस्त है। लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा, लड़कों को पैसा बनेगा। जो हमारी जॉब्स लड़कों की निकल गई थी वो सब हो सकता है इससे काफ़ी कवर हो जाए। जी। और राशिद साहब ये बताएगा कि इस सारे सिनेरियो में क्या जो प्लेयर्स के हवाले से है, आपको लगता है उसमें भी बिडिंग में जो अपर लिमिट है उसको ज़रा रिलैक्स किया जाए, ज़्यादा बेहतर प्लेयर्स आए? बिल्कुल करना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना भी एक हिस्सा डालना चाहिए, क्योंकि हमारी जो 2016 में जब स्टार्ट हुई थी सेठी साहब के ज़माने में, प्लेयर्स की प्राइस वही है, मुझे जहाँ तक याद है। उसको भी बढ़ाना चाहिए। जिस तरह से फ्रेंचाइज की
कीमत है या वैल्यू है बढ़ी है, हमें प्लेयर्स की भी बढ़ानी चाहिए। अगर $1,40,000 $1,50,000 प्लेटिनम में मिलते थे, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें क्या फायदा होगा कि बाहर के जो प्लेयर हैं, जो कि अच्छे प्लेयर हैं, मैक्सवेल अगर आना चाहते हैं या कोई और प्लेयर आना चाहते हैं, तो उनको इतना पैसा दिया जाए कि वो खुशी खुशी आए। तो इसमें क्या है, पीसीबी अपना भी हिस्सा डाल सकता है। फ्रेंचाइज डायरेक्ट साइनिंग का भी बोल रही है कि डायरेक्ट साइनिंग दी जाए, कि वो ड्राफ्ट से पहले ही प्लेयर को साइन कर ले। मेरा ये ख्याल है इस लीग को अगर बहुत बड़ा करना है और बड़ा करना है तो ऑक्शन सिस्टम में चले जाएं, जहां प्लेयर की कोई प्राइस नहीं होगी। एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर आपको टीम बनानी होगी, उसमें एक प्लेयर आपको 5 करोड़ का भी मिल सकता है, एक प्लेयर को 10 लाख का भी मिल सकता है। ऑक्शन सिस्टम में आपकी सही वैल्यू मालूम चलेगी पीएसएल की। सिखो भाई, अगर पीएसएल एक सक्सेसफुल लीग है और ऐसा नज़र आता है कि जो मुस्तकबिल है वो लीग्स का है, तो ये जो पॉइंट दे रहे हैं राशिद भाई, इस हवाले से आपका क्या कमेंट है? देखिए, अच्छी बात है, पैसे बढ़ने चाहिए लड़कों में, मगर मेरी एक और बहुत अरसे से मैं एक बात सोच रहा हूँ शाहजेब, वो ये है कि देखें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है पीएसएल से, मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस है, जब मैं एक आधी दफा मुझे मौका मिला वहां बैठने का, लोगों की बातें सुनने का, मैं गया इसीलिए था कि देखूं वहां होता क्या है। तो हर चीज पीएसएल के रेफरेंस से चलती है कि पीएसएल में इसने किया, पीएसएल ने इसमें किया। और पीएसएल में कई लड़के ऐसे आ जाते हैं कि जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली होती, बस उनको अच्छे नजर आया, उनको दिया, किसी ने 2 छक्के मारे तो टीम में आ गया। ये नहीं होना चाहिए। और एक चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, मैं एज अ क्रिकेटर मैं समझता हूं कि वो लड़के जिनका पाकिस्तान से कोई फ्यूचर नहीं है, उनको पीएसएल में खिला के 6, 8, 10 साल से वो खेल रहे हैं, पाकिस्तान से उन्होंने कभी खेलना नहीं, वो यंगस्टर्स का रास्ता ब्लॉक करते हैं। हमारे अंडर 19 को इतना हाइप दिया जा रहा है, आज भी एक अंग्रेजी अखबार में इस पर पूरा एडिटोरियल लिखा हुआ है, हम इतना उसको हाइप दे रहे हैं। तो ये बच्चे जो अंडर 19 जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इनको अंदर लाए ना। ऐसे लड़कों को उधर खिला रहे हैं जो अभी 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, वो खेल रहे हैं। तो ये पाकिस्तान को फायदा नहीं होगा इससे। तो ये एक मेरी रिक्वेस्ट है पीसीबी से, मैं बहुत अरसे से इस पे बात कर रहा हूं कि वहां पर उन लड़कों को प्लीज इसमें इंक्लूड ना करें जिनका पाकिस्तान से खेलने का दूर दूर तक चांस नहीं है और उनकी उम्रें ज्यादा हो गई है। अब ये अंडर 19 जो हमारी जीत गई है एशिया कप, बहुत अच्छा खेल रही है, इमर्जिंग खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं, इनको लेकर आए। और राज भाई, जो दूसरा इशू है वो बांग्लादेश के हवाले से है। बांग्लादेश को ऐसा लग रहा है कि जैसे आईसीसी ने जो जवाब दिया उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि मज़ीद वजाहत हमें चाहिए और हम किसी सूरत नहीं खेलेंगे। ये शुरू तो इंडिया ने किया था हालिया तारीख में कि उन्होंने खेलने से इनकार किया पाकिस्तान में, पाकिस्तान अपनी बात मनवाने में कामयाब हुआ। वहाँ के जर्नलिस्ट कह रहे हैं इंडिया के कि बांग्लादेश का वो इन्फ्लुएंस नहीं है, बांग्लादेश आईसीसी मैचेस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर वो गए तो वो मैचेस अपने खो देंगे। ये आपको नजर क्या आ रहा है, जो दोहरा मयार है आईसीसी का उसमें यही नजर आ रहा है कि शायद बांग्लादेश को बात माननी पड़े वरना अपने मैचेस खोने पड़े, या आपको लगता है कोई चांस है मानने का कि आईसीसी मान जाए? देखिए, इस केस में बीसीसीआई और आईसीसी एक पेज पे रहेंगे, क्योंकि दोनों एक ही हैं। जेशा को देखें या उनकी पार्टी बीजेपी को देखें या 75% एम्प्लॉयमेंट देखें, वो आईसीसी में वो इनकी है। जो पैगाम पहुंचाया गया है बांग्लादेश क्रिकेट को कि उन्होंने कहा कि वानखेड़े में जो मैच है वो हम कलकत्ता में लेके चले जाते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल ये बनता है कि आपने मुस्तफीज को या शाहरुख खान को और इस तरह से अपने पॉलिटिशियन से आपने धमकियां दी हैं, क्या मुस्तफीज या उनके प्लेयर इस बात पे कायल होंगे कि जहां पे हमारे प्लेयर सिक्योर नहीं है, सिक्योरिटी कंसर्न है, तो वहां पे चाहे मुंबई हो चाहे कलकत्ता हो, हम कैसे जा सकते हैं? अभी देखें, बहुत पावरफुल है बीसीसीआई या आईसीसी सब, और अपनी इनके पास जो खबर आ रही है जिस वेबसाइट से आई है क्रिकेट की, वो भी उनकी अपनी है। वो फिर वहीं से नैरेटिव लेके चलते हैं, फिर हम ही चलाते हैं उसको। लेकिन हमें कंफर्म ये करना पड़ेगा बांग्लादेश क्रिकेट से कि वो क्या चाहते हैं। उन्होंने काफी गुस्से का इजहार किया है अभी तक, फिलहाल आज तक, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह से इनको मनाया जाए कि सिर्फ हम मैचेस कलकत्ता में कर लेंगे, लेकिन वहां पे अगर पहले राउंड में अगर बांग्लादेश बाहर हो जाती है तो इनका तो रास्ता साफ हो गया। हमें ये साबित करना है कि इंडिया महफूज कंट्री नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने सफर किया 2009 के बाद से 2016 तक कि हमारा कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं, तो इंडिया में कैसे हो सकती है कि पाकिस्तान भी खेलना नहीं चाहता, बांग्लादेश भी नहीं खेलना चाहता। अगर एक आध कंट्री और मना कर देता है तो ये सेफ कंट्री नहीं है क्रिकेट के लिए। तो इस पे पीसीबी को और बीसीबी को मुतालबा करना चाहिए कि वहां से मैचेस शिफ्ट किया जाए और किसी और कंट्री में लेके जाया जाए वर्ल्ड कप। आपको लगता है सिकू भाई, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान का मसला था, फिर बांग्लादेश का मसला आ गया,
बांग्लादेश को ही पीछे हटना पड़ेगा, जो दोहरा मयार है, जो राशिद भाई भी कह रहे हैं कि आईसीसी और जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है वो तो एक साथ ही नजर आते हैं, बीसीसीआई, या दूसरे बोर्ड खड़े हो जाएं, इसका कोई इम्कान नजर आता है? क्या होगा? देखिए, दूसरे बोर्ड खड़े हो जाए तो बहुत ही मजेदार बात हो जाएगी, बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी। देखिए, इस वक्त मैं बांग्लादेश से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डट जाएं। मोहसिन नकवी डटे। जब ये चैंपियंस ट्रॉफी का इशू आया तो मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा जबरदस्त काम किया, लड़े। उन्होंने कई दफा जो है इस पे बात भी की मुझसे कि भाई मैं लड़ रहा हूं। मैंने कहा फुल आपको हम सपोर्ट करेंगे, आप लड़े और किसी तरह। और उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया कि 3 साल के लिए हम भारत नहीं जाएंगे, हमने उनके मुकाबले में खड़े हो गए। मेरा एक सवाल है, देखिए मेरा दो सवाल है। सबसे पहले तो मैं इंडियन से पूछना चाहता हूं, अगर आपको इतना हमसे प्रॉब्लम है, हमसे खेलते क्यों हैं? थोड़ी सी शर्म करें, थोड़ा सा कुछ अपनी मतलब अना को दिखाएं, बताएं कि हम पाकिस्तान से खेलते ही नहीं। करें तो ये क्यों नहीं करते? इसलिए कि उन्होंने पैसा बनाना होता है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए? अड़ जाए पाकिस्तान, क्या ये हो सकता है? अब मुझे नहीं पता कि सियासी तौर पे शाहजेब आप ज्यादा बेहतर बता सकते हो कि क्या हम ये सपोर्ट का कोई पैगाम दे, या वैसे खड़े कैसे हो जाए? पाकिस्तान अपने मैचेस तो नहीं छोड़ेगा ना? क्या पाकिस्तान स्टैंड दे कि अगर ये इनको नहीं ट्रांसफर करते दूसरी जगह पे जिस तरह पाकिस्तान को किया, तो हम भी नहीं खेलेंगे, समथिंग लाइक दैट। क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी है। क्या जब पाकिस्तान उनका चल रहा था, चले वहां हुकूमत की तब्दीली हुई है, मगर पाकिस्तान भी अकेला ही पाकिस्तान ने स्टैंड लिया था। और पाकिस्तान को ये क्या एडवाइजेबल होगा? पाकिस्तान अपने मैचेस का कहे और खतरा पैदा हो जाए कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान ही ना खेल रहा हो। नहीं, वो एक तड़ी लगा के तो देखें कि मैं यही तो पूछ रहा हूं, क्या इज इट पॉसिबल कि ऐसा कुछ स्टैंड ले पाकिस्तान ताकि सपोर्ट कर सके हम बांग्लादेश को, और इस तरह एक स्टैंड बनाएं कि हम दोनों मिलकर जो है वो इस तरह की बात करें? क्या इज इट पॉसिबल और नॉट, मुझे नहीं पता। ये तो भाई विद इन द रूल चीजें की जाती है, बिहाइंड द सीन होती हैं। आप अपना मीडिया के थ्रू नैरेटिव बिल्ड करते हैं। बीसीसीआई कभी सामने नहीं आया, अगर अगेंस्ट पाकिस्तान भी कर रहा, वो मीडिया के थ्रू कोई ना कोई चीज ऐसी लेके आता है जिसपे हमारा मीडिया रिएक्ट करता है। तो कोई ऐसी चीज मीडिया में यूज करनी चाहिए, इंटरनेशनल मीडिया में यूज करना चाहिए कि अपने किस तरह से इसको लेके चलना है। फ्रंट पे आके खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वो, क्योंकि विद इन द रूल्स आईसीसी के आपको काम करना पड़ेगा। जो दूसरे ममालिक हैं वो क्या है, बैकडोर डिप्लोमेसी इस्तेमाल करके अपने आप को बेहतर साबित करते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़िम भाई, आप प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर की तफसीलात आपके सामने रखें। अमेरिकी सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया ने गुज़िश्ता साल जनवरी में इक़्तिदार संभालने के बाद मुसलसल ऐसे इक़दाम उठाए हैं जो ये जाहिर करते हैं कि अमेरिका इस वक्त भी दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर तो है और वो आलमी सतह पर अपनी ताकत का भरपूर मुजाहिरा भी कर रहा है। ट्रंप इंतजामिया के इक़दाम ना सिर्फ इनके सियासी मुखालिफिन के लिए वाज़ेह पैगाम है, बल्कि इससे अमेरिका के अहम इत्तेहादी भी परेशान हैं। नेटो के बारे में सदर ट्रंप के सख्त बयानात और इक़दामात ने दुनिया के सबसे मजबूत समझे जाने वाले इस फौजी इत्तेहाद के वजूद को भी खतरे में डाल दिया है, जिसका इजहार खुद नेटो के रुकन ममालिक कर रहे हैं। साथ ही सदर ट्रंप की क़यादत में अमेरिका दीगर ममालिक पर दबाव डालने और उनके वसाइल हासिल करने के मामले में भी मुसलसल अमली इक़दाम उठा रहा है, जैसे वेनेज़ुएला के मामले में, जहां अमेरिकी इंतजामिया ने वेनेज़ुएला के सदर के अगवा और अबूरी हुकूमत के साथ तेल के मुआहदे के जरिए अपने मौक़िफ़ को अमली शक्ल दी। ये सब कुछ इस बात का सबूत है कि ट्रंप इंतजामिया अपनी धमकियों और आर्मी असर रसूख के इस्तेमाल में कितनी संजीदा है। सारी सूरत हाल में अमेरिका ने अटलांटिक ओशियन में वेनेज़ुएला से मुंसलिक होने के शुबे में एक रूसी ऑयल टैंकर को भी अपने कब्जे में ले लिया है, जिस पर रूस का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है और उसने इस कार्रवाई को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी करार दिया है। ऐसे में कल सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया कि वो अमेरिका के दिफाई बजट को $1 ट्रिलियन से बढ़ाकर $1.5 ट्रिलियन करने का इरादा रखते हैं। इस हवाले से सदर ट्रंप की पोस्ट में लिखा है कि सेनेटर्स, कांग्रेस के अरकान, वुज़रा और दीगर सियासी नुमाइंदों के साथ तवील और मुश्किल मुज़ाकरात के बाद मैंने फैसला किया है कि अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, ख़ास तौर पर इन इंतहाई परेशान कुन और ख़तरनाक हालात में साल 2027 के लिए हमारा फ़ौजी बजट $1 ट्रिलियन के बजाय $1.5 ट्रिलियन होना चाहिए, यानी $1500 अरब। इससे हमें ऐसी ड्रीम मिलिट्री बनाने का मौका मिलेगा जिसके हम तवील अरसे से हकदार हैं, और सबसे बढ़कर यह हमें हर दुश्मन के मुकाबले में महफूज रखेगी। सदर ट्रंप ने मज़ीद लिखा कि अगर हमारे पास दूसरे ममालिक पर लगाए गए टैरिफ से हासिल होने वाली ज़बरदस्त आमदनी ना होती तो मैं बजट $1 ट्रिलियन तक ही रखता, लेकिन टैरिफ्स और उनसे आने वाली भारी आमदनी की वजह से हम आसानी से $1.5 ट्रिलियन तक पहुंच सकते हैं। इस सब के साथ अब हम एक बेमिसाल फौजी ताकत भी बना सकते हैं, कर्ज भी कम कर सकते हैं और अपने मुल्क के कम आमदनी वाले मुहिब्बे वतन शहरियों को भारी डिविडेंड भी अदा कर सकते हैं। सदर ट्रंप इससे पहले भी दुनिया की पहले से ही ताकतवर तरीन अमरीकी फ़ौज को मज़ीद ताकतवर बनाने का ऐलान कई बार कर चुके हैं। इससे भी उनके अज़ाइम की संजीदगी का अंदाज़ा होता है। ऐसे में सदर ट्रंप अमरीका के नेटो इत्तेहादी मुल्क
डेनमार्क के खुद मुख्तार इलाके ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा संजीदा दिखाई देते हैं। और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इस हवाले से जल्द डेनमार्क के हुक्काम से मिलने का ऐलान भी कर दिया है। अमरीकी खबर रसाई इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि वो अगले हफ्ते डेनमार्क के हुक्काम से मुलाकात का इरादा रखते हैं। वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी के बाद सदर ट्रंप ने एक बार फिर यह मौका अख्तियार किया है कि चीन और रूस की तरफ से आर्कटिक में बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र अमेरिका की अपनी सलामती के लिए दुनिया के सबसे बड़े जजीरे ग्रीनलैंड पर कंट्रोल जरूरी है। ग्रीनलैंड की हुकूमत की वेबसाइट पर जारी बयान के मुताबिक डेनमार्क और ग्रीनलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने मार्को रूबियो से मुलाकात की दरख्वास्त की थी। वाज़ेह रहे कि मार्को रूबियो ने अमरीकी कानून साजों के एक मुंतखब ग्रुप को बताया था कि ट्रंप इंतजामिया का ग्रीनलैंड को फौजी ताकत के जरिए हासिल करने के बजाय खरीदने का इरादा है। कल वाशिंगटन में सहाफ़ियों से बात करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ट्रंप अपने पहले दौरे सदारत से ही ग्रीनलैंड के हुसूल की बात करते आ रहे हैं। मार्को रूबियो ने मज़ीद कहा कि यह सदर ट्रंप का शुरू से ही इरादा रहा है और वो पहले अमरीकी सदर नहीं है जिन्होंने ऐसा सोचा हो कि हम ग्रीनलैंड को कैसे हासिल कर सकते हैं। सदर ट्रंप गुज़िश्ता साल इक़्तिदार में आने के बाद कई बार ग्रीनलैंड को हासिल करने की बात कर चुके हैं और इस पर बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी समेत 6 यूरोपीय ममालिक का बयान भी सामने आया था और उन्होंने वाज़ेह किया था कि ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल का फैसला ग्रीनलैंड और डेनमार्क के लोगों पर छोड़ा जाना चाहिए। जबकि डेनमार्क की वज़ीर आज़म मेटे फ्रीडरिक्सन पहले ही ग्रीनलैंड पर अमेरिका के मुमकिन कब्जे के बारे में खबरदार कर चुकी हैं कि इससे नेटो इत्तेहाद को खतरा लाहक हो सकता है। इस सारी सूरत हाल में कल सदर ट्रंप ने नेटो इत्तेहाद के हवाले से एक अहम बयान देते हुए अपनी एक पोस्ट में लिखा कि नेटो के बड़े हामी याद रखें कि मेरे आने से पहले नेटो के बाकी ममालिक अपनी जीडीपी का सिर्फ 2% खर्च करते थे और वो अपने ज़्यादातर बिल्स भी अदा नहीं कर रहे थे। अमेरिका बेवकूफ़ाना तौर पर उनकी अदायगियाँ कर रहा था। मैंने एहतराम के साथ उन्हें जीडीपी का 5% खर्च करने तक पहुँचा दिया और अब वो फ़ौरन अदायगी भी करते हैं। सब कहते थे कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन ये मुमकिन हो गया क्योंकि सबसे बढ़कर वो सब मेरे दोस्त हैं। ट्रंप की पोस्ट में मज़ीद लिखा है कि मेरी मुदाखलत के बगैर आज रूस के पास पूरा यूक्रेन होता। ये भी याद रखें कि मैंने अकेले 8 जंगें ख़त्म की और नेटो के रुकन नॉर्वे ने अहमकाना तौर पर मुझे नोबेल इनाम ना देने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अहम बात यह है कि मैंने लाखों जानें बचाई। अमेरिका के बगैर रूस और चीन को नेटो का कोई खौफ नहीं है और मुझे इस बात पर भी शक है कि अगर हमें वाकई ज़रूरत पड़ी तो नेटो हमारी मदद करेगा। सब खुशकिस्मत हैं कि मैंने अपनी पहली मुद्दत में अपनी फ़ौज को दोबारा मजबूत किया और अब भी कर रहा हूँ। हम हमेशा नेटो का साथ देने के लिए मौजूद होंगे, चाहे वो हमारे लिए मौजूद ना हो। चीन और रूस जिस मुल्क से डरते हैं और उसका एहतराम करते हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दोबारा बनाया गया अमेरिका है। दूसरी जानिब कल अमेरिकी फोर्सेज ने आइसलैंड के करीब अटलांटिक ओशन में एक रूसी ऑयल टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कल अमेरिकी हुक्काम ने बताया कि अमेरिका ने रूसी परचम बरदार एक ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया है जिसका पीछा एक रूसी आबदोज कर रही थी। आइसलैंड के करीब अटलांटिक ओशन में ये कार्रवाई 2 हफ्तों से ज़्यादा ताक़ुब के बाद की गई और ये अमेरिका की जानिब से वेनेजुएला की तेल बरामदात रोकने की कोशिशों का हिस्सा थी। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ऐसा लगता है कि हालिया बरसों में ये पहला मौका है कि अमेरिकी फ़ौज ने किसी रूसी परचम वाले जहाज़ को जब्त किया हो। मेरी नेरा नामी ये टैंकर जो पहले बेला 1 कहलाता था, इस कार्रवाई से पहले कैरेबियन में अमरीकी बहरी नाकाबंदी से बच निकलने में कामयाब हो गया था। एक्स पर एक पोस्ट में अमरीकी फ़ौज के यूरोपीय कमांड ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया ने अमरीकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर इस जहाज़ को कब्जे में ले लिया है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि 2 अमरीकी हुक्काम ने रॉयटर्स को बताया कि बुध की कार्रवाई अमरीकी फ़ौज और अमरीकी कोस्ट गार्ड ने अंजाम दी। एक एहलकार के मुताबिक अमरीकी खुसूसी फोर्सेज ने इब्तिदा में टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन बाद में वो इस जहाज़ से निकल गए और अब ये टैंकर अमरीकी कोस्ट गार्ड के कंट्रोल में है। अमरीकी हुक्काम ने मज़ीद बताया कि कार्रवाई के दौरान रूस के फौजी जहाज़ भी इसी इलाके में मौजूद थे जिनमें एक रूसी आबदोज भी शामिल थी। ये वाज़ेह नहीं था कि ये रूसी जहाज़ कार्रवाई की जगह के कितने करीब थे। ताहम अमरीकी और रूसी फोर्सेस के दरमियान किसी तसादुम के कोई आसार सामने नहीं आए हैं। गुज़िश्ता साल फ्रांसीसी बहरिया के कमांडोज ने मगरबी फ्रांस के साहिल के करीब एक टैंकर को हिरासत में ले लिया था जिस पर रूस के शेडो फ्लीट के लिए काम करने का शुबा था। इस सारी सूरत हाल पर रूस का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है और रॉयटर्स के मुताबिक रूस ने कहा है कि अटलांटिक ओशन में अमरीकी फ़ौज की तरफ से रूसी परचम बरदार ऑयल टैंकर को जब्त करना बहरी कानून की खिलाफ वर्जी है और एक सीनियर रूसी सियासतदान ने इस कार्रवाई को बहरी क़ज़ाक़ी करार दे दिया है। रूस की वजारत ट्रांसपोर्ट ने अपने एक बयान में ऑयल टैंकर से मुताल्लिक कहा है कि इस बहरी जहाज़ में अमरीकी बहरी अफवाज के आने के बाद उनका राब्ता मुनक़ता हो गया और ये कार्रवाई बैनुल अक़वामी पानियों में की गई। बयान में 1982 के अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी का हवाला देते हुए कहा गया कि आलमी समंदर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होता है और कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क के रजिस्टर्ड बहरी जहाज़ों के खिलाफ ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकता। जबकि रूसी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि रूस की वजारत ख़ारजा और एक हुकूमती अहदेदार ने अमरीका से मुतालबा किया है
कि जहाज के रूसी अमले के साथ इंसानी और मुनासिब सलूक किया जाए और उन्हें जल्द वापस भेजा जाए। एक सीनियर रूसी कानून साज ने रूसी मीडिया को बताया कि इस अमल को 21वीं सदी की कज़ाकी कहा जा सकता है और पाबंदियां किसी जहाज को जब्त करने का जवाब नहीं है। इसके अलावा कल अमरीकी कोस्ट गार्ड ने लातीनी अमेरिका के करीब समंदर में वेनेजुएला से मुंसलिक एक और ऑयल टैंकर को भी अपने कब्जे में ले लिया, जिस पर पनामा का झंडा लगा हुआ था। इस सारी सूरत हाल में वेनेजुएला की उबूरी हुकूमत के साथ तेल की खरीदारी के ऐलान और इस मुआहदे की रकम अपने पास रखने के फैसले के बाद कल सदर ट्रंप ने इस हवाले से एक और पोस्ट करते हुए लिखा कि मुझे अभी बताया गया है कि वेनेजुएला हमारे साथ होने वाले नए तेल के मुआहदे से मिलने वाली रकम से सिर्फ अमरीकी मसनूआत खरीदने जा रहा है। इन खरीदारों में दीगर चीज़ों के साथ साथ अमरीकी ज़रई मसनूआत, अमरीकी साख्ता दवाएं, तिब्बी आलात और वेनेजुएला के इलेक्ट्रिक ग्रिड और एनर्जी फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाने के लिए सामान शामिल होगा। दूसरे अल्फाज में वेनेजुएला अमेरिका को अपना बुनियादी पार्टनर बनाकर उसके साथ कारोबार करने का अहद कर रहा है। ये एक समझदार फैसला है और वेनेजुएला और अमेरिका के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा गुज़िश्ता दिनों सदर ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले के बाद कोलंबिया, मैक्सिको, क्यूबा और ईरान को भी हमलों की धमकी दी थी। इस दौरान उन्होंने कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो को एक बीमार शख्स करार दिया था और कहा था कि वो कोकेन बनाकर उससे अमेरिका स्मगल करते हैं। कोलंबिया के सदर ने ये इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए थे, जबकि अब ट्रंप के मुताबिक कोलंबिया के सदर ने उन्हें फ़ोन करके अपनी वजाहत दी है। ट्रंप ने कोलंबिया के सदर से होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू से मुतालिक अपनी एक पोस्ट में लिखा कि कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो से बात करना मेरे लिए एक बड़ा एजाज़ था। उन्होंने फ़ोन करके मंशियात के मसले और हमारे दरमियान दीगर इख्तलाफात की वजाहत की। मैंने उनकी कॉल और अंदाज को सराहा और जल्द उनसे मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और कोलंबिया के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुलाकात के इंतजाम किए जा रहे हैं। ये मुलाकात व्हाइट हाउस में होगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।